धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ समाचार में आपका स्वागत है। जी हां, धाकड़ समाचार में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल का ताजा बुलेटिन लेकर रोजाना की तरह फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और बात करने जा रहा हूं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। और इसके अलावा कुछ रोचक खबरों से भी आपको रूबरू कराने का करेंगे प्रयास, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी है पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। खबर आ रही है महाराष्ट्र से। कल ईद है, लोग शाम को चांद का इंतजार कर रहे हैं, लोग खुशियों में डूबने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसी दौरान खबर महाराष्ट्र के बीड़ से ही आ रही है कि रात के अंधेरे में मस्जिद में घुसकर विजय गवाणे ने अपने साथी श्री राम के साथ मिलकर जिलेटिन छड़े लगाकर मस्जिद को धमाके से उड़ा दिया। काफी नुकसान पहुंचा है मस्जिद के अंदरूनी हिस्से का। ये जो खबर है सर, क्या सिर्फ हम इसे खबर की तरफ देखें या जो आज सत्ता में बैठे लोग रात दिन नफरत फैला रहे हैं बड़े बड़े इंटरव्यू देकर, उसका असर है ये? यह एक ट्रेंड है और यह ट्रेंड काफी तेजी से फैल रहा है। हालांकि वहां के लोकल की बात करें, कल मैं कहीं बाहर जा रहा था, वहां का ड्राइवर ये हमारा जो था, जो टैक्सी हमने की थी, वह खुद हरियाणा से नूह जगह का था और वहां भी इस तरह की कोशिशें की गई थी। हालांकि सब ने मिलके और वहां के जो भी लोग थे, खासकर जो हिंदू बहुमत के लोग थे, वो लोग आए, मुसलमानों से माफी मांगी कि भाई जो गलती हो गया, जिसने किया उसको छोड़ो, उसको हम पकड़ के पुलिस को देंगे, लेकिन इस पर हंगामा नहीं होना चाहिए। कुछ दिन पहले की बात है, मीडिया में संभवतः बड़ी रूप में नहीं आया था। और इन लोगों ने, मुसलमानों कहा कि नहीं, हमें पैसे की जरूरत नहीं, आप जो भी मदद करना चाहे शारीरिक रूप से, लेकिन हमारा कलेजा शांत है, हम आगे इस बात को नहीं बढ़ाएंगे। मसला देखिए, जहां तक ट्रेंड की बात है, जो मैं कह रहा था, जो उदाहरण जानबूझ के लिया मैंने, महाराष्ट्र में इसके पहले भी वहां के कुछ जगह पे हुआ, अन्य जगहों में हो रहा, मस्जिदों में घुसकर, और आपका कोई भी जुलूस निकलता है तो मस्जिदों के सामने जाके, होली में जाके आप करते हैं, दिवाली में करते हैं, और यह राज्य प्रायोजित है। राज्य का पुलिस सीधे काम ना कर रहा हो, लेकिन उसके संरक्षण में अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भी कई जगहों पे जी, जो कुछ गुंडों को, कुछ माफिया नुमा लोगों को, जो कि राजनीति में आना चाहते हैं, सबसे आसान रास्ता है कि हिंदू मुस्लिम का दंगा करवाएं। वो तौर तरीके हैं, मस्जिदों में जाकर करें, कुछ मीट काट के किसी का कहीं पे, किसी का कहीं पे डाल दे, वही कर रहे हैं। और इनको संरक्षण मिल रहा है बड़े बड़े नेताओं से, जो मंत्री हैं उनसे, सब तरह से मिल रहा है। इसमें जिस तरह से मैंने हरियाणा वाले नूह की जो एग्जाम्पल दी, वह तरह की जनता को देखनी चाहिए कि आप भले ही उसका साथ दे रहे हो, जो मीडिया कह रहा है व्हाट्सएप सब सीक्रेट, ठीक है, लेकिन जब वह दंगा होता है, जब आग लगती है, तो केवल वही नहीं लगता, आपके घर में भी लगता है। ये आप सोच रहे हैं कि हवा उसी दिशा में जा रही है, आपकी बहुत भारी गलतफहमी है। यह हवा जो है कहीं से भी चले, जब उठना शुरू होता है आग का भयानक, तो ऊपर जाता है और हर कोई उसमें सक्ड इन हो जाता, खींचा हुआ चला आता है। और केवल आप ही की शांति नहीं होती, आपके बच्चों की, आपके परिवार की, आपकी संपत्ति की, और पूरे देश का है ही है। और इस आड़ में आपकी सारी नौकरियां खत्म, आपकी शिक्षा खत्म, आपके जो भी कुछ है वो सब कुछ खत्म हो रहा है। और क्या आपको यह लगता है कि आपको इस तरह की चीजों में, इन गुंडे मवालियों को, जो पैसे के लिए कर रहे हैं, धर्म के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वह लोग अधार्मिक हैं और बदमाश हैं और अपराधी हैं, क्या उनके साथ, उनके पीछे चलना चाहिए? जी, आपने बहुत बड़ी बात की कम शब्दों में। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि चंद गुंडे जो हैं वो गुंडे ही दिखा रहे हैं, लेकिन समाज का एक बड़ा वर्ग जो खामोश है, वो शायद उन्हें अपनी मौन स्वीकृति दे रहा है। उसे चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, खामोशी तोड़नी पड़ेगी, अगर इस देश को, एक समाज को बचाना है, वरना ये लोग ऐसे ही कर करके न जाने इस देश को क्या बना डालेंगे। आज हम दूसरे देशों की बात करते हैं ना कि वहां पे ये हालात हैं, शायद वो स्थिति यहाँ पे ना पैदा हो जाए। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि एक तरफ तो भूकंप है, तबाही है, लोग मर रहे हैं, और दूसरी तरफ म्यांमार की जो सेना है वो विद्रोहियों के नाम पर फायरिंग कर रही है, गोली चला रही है लोगों के ऊपर। अजीब हालात है। मतलब जहां तक सत्ता सबकी बात है, जैसे भी हो, जो भी तुम्हारा विरोधी हो, जिस हद तक नेस्तनाबूद कर दो। यह केवल मतलब खास जगहों पर नहीं, हर जगहों पे यह नजर आ रहा है। और यहाँ की जहां तक बात कर रहे हैं, म्यांमार में 1600-1700 से अधिक लोग मारे चुके हैं, मलबे में फंसे हुए। केवल गोलाबारी नहीं, हवाई जहाज जो भी है उससे लाके बम गिरा रहे हैं।
और उससे इन्होंने करीब आधे दर्जन से एक दर्जन लोगों को मार दिया। वो क्या वास्तव में विद्रोही हैं या अपने हक लिए लड़ रहे हैं या बेचारे सिविलियन हैं, यह डिटेल मुझे नहीं पता है। लेकिन इस हालत में सोचिए कि करीब 3400 लोग और घायल हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। वैसे में तुम कर रहे हो और यूएनओ कर रहा है कि यह जो है बिल्कुल अस्वीकार्य है और शर्मनाक है, अपमानजनक है। इसका पता नहीं, सब कोई असर नहीं होगा। दुनिया में स्थिति जो है, हम पूरी दुनिया को बर्बादी की तरफ ढकेल रहे हैं। भारत का भी आपने उदाहरण दिया जो महाराष्ट्र का किया, यहाँ म्यांमार में हो रहा है। और भी जितनी बातें करते हैं, मैं कई बार सोचता हूं आपसे बातचीत करने के बाद से कि इसके अलावा कुछ अच्छी बातें नहीं आ रही है। ठीक है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, कुछ एआई का हो गया, लेकिन हम 90% वैसी बातों कर रहे हैं जिससे लगता है कि हमारा पूरा वर्तमान और भविष्य जो है वह एकदम खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। जी, अगर बात नहीं करेंगे तो मुझे लगता है सर सुधार भी नहीं होगा। और हम ये सोचेंगे कि उसको छोड़ के सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करें तो वो भी मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, वह जो मैं कहता हूं, आप भी जो कहते हैं, सबसे पहली जरूरत है पत्रकारिता की, या जो भी क्रांतिकारी है, कि जो ठोस परिस्थिति है उसका ठोस चित्रण हो, उसका विश्लेषण हो। ये नहीं कि हवा में कुछ और बात करें, ना आग है ना हवा है, उसका धुआं कुछ और है, बिना मतलब के बातें फैला रहे हैं और किए जा रहे हैं। व्हाट्सएप पे उसमें देखते हैं कि अच्छा तुम्हारे ये हुआ है, मैं अपने सैनिकों के साथ वगैरह वगैरह चल चुका हूं, उनको बर्बाद कर दूंगा। हालांकि कोई ठिकाना नहीं है, उसकी खुद मिल नहीं रहा है उसको अगले जून की रोटी के लिए या गुंडागर्दी के लिए अपने बाप के पीछे पड़ा हुआ है। तो इस तरह की बात ना कर ले, इसलिए इसकी बातों को बताना आवश्यक है। इसके साथ साथ हमें भी बताना चाहिए कि प्रतिरोध कहां हो रहा है और किस दिशा में हम करें। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जहां ये खबरें हम प्रमुखता से दिखाते हैं वहीं हमें ये भी बताना चाहिए कि लोग अपने हक और हुकूक के लिए किस तरीके से लड़ रहे हैं। खैर, नेपाल की बात कर लेते हैं। अब वहां पे भी क्या हक और हुकूक की लड़ाई है या कुछ और ही हो रहा है? नेपाल की राजधानी ढाका, काठमांडू में जो कुछ हुआ था उसके बाद अब वहां पे 105 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और वहां के जो पूर्व राजा हैं ज्ञानेंद्र शाह, तोड़फोड़ की जो आगजनी की वसूली है वो उनसे की जाएगी और उनका पासपोर्ट रद्द किया जाएगा। इसे भी क्या आप कहेंगे कि सरकार कुचल रही है उनको? उनका पासपोर्ट रद्द हो ही रहा है और 1 लाख का तथाकथित रूप से इनके ऊपर जुर्माना लगाया जाने वाला है या लगा चुका गया है। 1 लाख का कोई मायने नहीं होता है। सुबेदी जो है इनके प्रमुख कार्यकर्ता या चीफ इनके एडवाइजर या वर्कर जो है इनके, यदि ये राष्ट्रपति या फिर से राजा बने तो वह निश्चित रूप से प्रधानमंत्री इनको बनाया जाएगा। इनको घर में नजरबंद कर दिया गया है। देखिए, बात साफ है कि क्या यह उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हम हक मार रहे हैं, हम पीछे की तरफ लेके जाने की बात कर रहे हैं। आज परिस्थितियां ये हो गई पूरी दुनिया भर में कि जो भी आज से 400 वर्ष पहले और जब स्पेशली इंग्लैंड में और उसके बाद से पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की आग फैली और पूरी दुनिया में हो गई और एक नए तरह की समाज बनाने की बात चली कि भाई हम पुराने से नहीं चलेंगे, जमींदारी प्रथा खत्म कर दो, राजा का बेटा राजा होगा वह नहीं होगा, चुनाव के द्वारा होगा जिसमें सबको बराबर का हक होगा, विज्ञान के आधारित हम काम करेंगे, स्वतंत्रता होगा, सब राष्ट्रों को स्वतंत्रता मिलेगी, नए नए राष्ट्र उभरे पूरे यूरोप में, उस चीजें हुई। अब वह सब खत्म हो गया, बहुत टाइम लगा। आजकल तो 6 महीने में पता चल जाता है कि बांग्लादेश में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, दूसरे देशों में जो उठापटक क्या हो रहा है, लेकिन उसमें टाइम लगा। और पिछले 40-50 वर्षों से, खासकर 20 वर्षों से यह पूरी तरह नजर आ गया कि वह जितने भी मान्य मूल्य थे, मानवीय मूल्य, सामाजिक को चीजें तो ध्वस्त हो गई है। और अब जनता अपने लिए रोजी रोटी मांग रही है, अपने लिए दूसरे तरह के आधार मांग रही है कि जीवित रहे, और ये देने में असमर्थ है, इसलिए इस तरह की सारी चीजें कर रहे हैं। क्या इनको स्वतंत्रता मिले कि इस तरह से सही में करके हमारे समाज को पीछे की तरफ ले जा करें? दुर्भाग्य कि हमारी सत्ता नहीं है, लेकिन हम इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देते, इसकी स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं देते। और इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे ग्रुप के अगेंस्ट में हमारी तानाशाही, यानी जो अधिकांश जनता जहां 90% जनता है, उसकी तानाशाही उस 10% की जो कि पीछे की तरफ ले जा रही है, ताकि वो हमारे ऊपर फिर से राज करे। ये अधिकार आपके लिए नहीं है। जी, लोग कह रहे हैं कि असल में नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिशें हमारे यहाँ से चल रही हैं ताकि हमारे यहाँ जो हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना सजोए बैठे हैं उनके अरमान पूरे हो सकें। अब यह भी एक बकवास वाली बात है। हमारे हिंदू राष्ट्र क्यों बन रहा है? यह
जो बनाना चाह रहे हैं उनको भी मालूम है, या तो अल्पसंख्यकों से घृणा है, या उनको लगने लगा है कि अंबानी अदानी ही महान है, वही हमें जो देना होगा देंगे, या 2049 तक सही में स्वर्णिम युग वापस आ रहा है। अज्ञानता, अंधविश्वास बहुत भयानक है, लेकिन आधार जो इसके पीछे जो पॉलिटिकल इकोनॉमी लगा हुआ है, जो अर्थतंत्र राजनीतिक रूप से लगा हुआ है, वह जो है यह कुछ चंद पूंजीपतियों का है। और वही जो है इसके होड़ में अब नेपाल में जो चीन से ज्यादा मदद ले रहा है और स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहा है, हालांकि वहां की जो भी क्रांति के बाद से सत्ता में तो नहीं कर पाए, वहां फिर से हम अपना पुराना अधिकार चाह रहे हैं। हम मतलब भारत की जनता ने, उनको बड़ा खुशी नजर आ रहा हो कि भैया हम सही में कश्मीर हमारा हो गया, जैसे कि पहले नहीं था। नेपाल भी हमारा हो जाएगा, भूटान भी हमारा नेपाल हो जाएगा, अपना हो जाएगा। अपना खुद का पता नहीं कि हमारे घर के पीछे में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जी, अगली खबर है सर तालिबान से, यानी कि अफगानिस्तान से। अमेरिकी महिला को छोड़ रहे हैं ये भी, तो इनाम हक्कानी पे से हटा तो इन्होंने भी अमेरिका पर मेहरबानियां शुरू कर दी। इस महीना के बारे में 2 महीना पहले इन्होंने पकड़ा था, ऐसे भी पकड़ने का कोई खास मायने नहीं था, जो भी कारण है छोड़ रहे हैं। लेकिन यह दिखाता ही है जो आप कह रहे हैं कि अमेरिका का फिर से राजनीतिक संबंध बनने जा रहा है अफगानिस्तान से। वो तालिबान भले ही ना कहे, लेकिन अफगानिस्तान से बनने जा रहा है और फिर से वहां पे काम करना चाहता है, जो कि संभवतः तालिबान भी चाहता है। तालिबान स्वतंत्र रूप से रह के अपने सत्ता को मजबूत करना चाहता है और पूरी दुनिया में फैलना चाहता है, जैसे अन्य जगहों की इस तरह की जो भी धार्मिक या राज्य जो बनते हैं उस तरह की चीजें हैं। हालांकि वह अभी इस स्थिति तक नहीं पहुंच सकता मिलिट्री रूप से, इसके बावजूद कि 20 या पता नहीं 5 या 10 बिलियन अमेरिकी हथियार यहाँ पड़े हुए, जो कि ट्रंप मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो आके ले जाओ। हालांकि इस महिला को छोड़ दिया, अच्छी बात है। जी, टैरिफ वॉर अमेरिका ने छेड़ रखा है, तमाम देशों में उथल पुथल मची पड़ी है, और उससे अलग जाकर चीन कुछ और ही कर रहा है। जो असली धंधेबाज बताया जाता है पूरी दुनिया का, वो उस जापान के साथ संबंध बना रहा है और साउथ कोरिया के साथ संबंध बना रहा है, जो अमेरिका के पिट्ठू हैं। ये घटनाक्रम क्या कहलाता है सर? राजनीति में हो ना हो, लेकिन आर्थिक परिस्थितियों के कारण कोई भी ना परमानेंट दोस्त है ना परमानेंट दुश्मन है। करीब आज से RCEP 5 वर्ष 7-8 वर्ष पहले बना था, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। कॉम्प्रहेंसिव तो हमारी जनता समझ ही गई होंगे क्या कहना चाहते हैं। रीजनल, जिसमें करीब 15 एशिया के जो है पैसिफिक कंट्रीज जो इस क्षेत्र में आते हैं, इसके मेंबर हैं। और इसके कुछ लोगों की जो ये हैं जिनकी बात आपने की, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन, इन लोगों की करीब 5 या 4 वर्ष पहले फिर से मीटिंग हुई थी, लेकिन इसका कोई खास आधार नहीं बना, क्योंकि चीन के बढ़ती कदम के पीछे लोग थे उसकी आर्थिक पॉलिसी के कारण, और अमेरिका के साथ थे। क्वाड भी है, क्वाड में हालांकि ये लोग नहीं है जिसमें भारत है और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ मिलकर अमेरिका के साथ के चीन की घेराबंदी करना चाहते हैं। लेकिन इस 25% टैरिफ, इसका देखिए मैं पहले भी कह रहा हूं, बहुत जल्द ही ये नजर आने वाला है पूरे विश्व भर में। और ये 25% टैरिफ, मेक्सिको नंबर 1 था, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल और दूसरे तरह के ऑटोमोबाइल और जितने भी थे वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करने वाले, उसके बाद से दक्षिण कोरिया। अब इनका बुरा हाल है, आपस में कर रहे हैं कि भाई फिर से हम फ्री ट्रेड जोन बनाते हैं। अब चीन के अगेंस्ट वे जो लड़ना चाहते हैं ट्रंप, और उसके साथ भारत भी गलवहियां करना चाहता है, उसका क्या होगा? क्योंकि चीन के साथ हर जापान और दक्षिण कोरिया ये आ जाते हैं, तो यह जो है इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, फिनांस कैपिटल में बहुत बड़ी ताकत है। अमेरिका तक को भी धक्का दे सकते हैं, भारत का भी जो भी ताकत है अपना लगाए, लेकिन कुछ खास नहीं कर सकते कि इनके साथ इनका जो BRI है पूरे दुनिया भर में पहुंचा हुआ है। बहुत सारे देश डायरेक्ट हैं, जिसमें रशिया आज नहीं तो कल घुसेगा ही। जी, बिल्कुल। अमेरिका से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। और अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया सर, कि बहुत जल्दी इनके असर दिखने लगेंगे, जो ये 25% टैरिफ वाला मामला चल रहा है। तो क्या ट्रंप छुट्टी करने वाले हैं DOJ से अब मस्क की? मस्क अपने कारण से यदि हटते हैं तो खुद, मतलब उनको ट्रंप नहीं हटा रहे हैं। इनका जो है कहते हैं कि कार, इनका टेस्ला जो कार है, इनका 50% से अधिक इनका नीचे गिर चुका है बिक्री, खासकर यूरोप में। अन्य देशों में 30% में क्या होगा कहना मुश्किल है, उधर से आना इधर से जाना मुश्किल होगा। और इसलिए परेशान हो रखे हैं, क्योंकि जो डॉज को जो हेड कर रहे हैं उसके कारण
सारे टेस्ला के कार में वहां की जनता आग लगा रही है, उसका विरोध कर रही है, कह रही है कि मत खरीदो और उसका कोई भी सामान मत खरीदो, बहिष्कार करो। और देखिए जनता की ताकत, जब जब पहला किसानों का आंदोलन भारत में हुआ था और उन्होंने सारे टोल जो लगा रखे थे बाड़े पूरे पंजाब में हटा दिया था, मैं तो बड़ा खुश था, फ्री आता था जाता था, फिर से वह लूट जारी हो गया, जिसमें उन्होंने कई जगह के उनके जो गोडाउन बना रखे थे अपने अनाज वगैरह लूट के लाने के लिए, सस्ते रोक खरीद के रखने के लिए, उसमें आग लगाया। हालांकि उसमें हमारे प्रधानमंत्री को बहुत दुख हुआ था इस पे कि भाई ये सब काम मत करें अंबानी अदानी के लोगों का। तो इसी तरह से हो सकता है डॉज छोड़ दे। वैसे बाय द वे आपने चर्चा चल रही तो मैं बता दूं कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के जो चीफ है वो माइक वॉल्ट्ज, उनको शायद हटाने की बात ट्रंप सोच रहे हैं, अपने वाइस प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, सामने आ गया है। क्योंकि जो सिग्नल वाले में जो कांड हुआ था और जो गुप्त बातें बाहर निकल गई थी कि यमन पे कब कैसे कहां आक्रमण कर उसे कारण, तो अब उनको भी ऐसा नहीं कि बड़ी मस्ती से वो जी रहे हैं, उनके भी पीछे में आग लगा पड़ा है। जी, महमूद खलील के मामले में हमने देखा कि अदालत ने किस तरीके से कहा कि उनको निर्वासित नहीं किया जाएगा, फिलिस्तीन समर्थित बताकर। अब तुर्की की छात्रा हैं, उनको लेकर भी अदालत ने आदेश दे दिया है। यानी कि अदालतों के बीच में और राष्ट्रपति के बीच में तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है सर। ये बढ़ रही है, शांति से उनको नहीं रहने दे रही जनता। हालांकि उस रूप में जनता सड़कों पे नहीं आ रही है, आंदोलन नहीं कर रही है जिस रूप में वास्तव में होना चाहिए। तो खैर वो बात छोड़ दे। इस बीच में वहां के जो होम सेक्रेटरी है उन्होंने कहा है, यानी मार्को रूबियो ने, है ना, कि फॉरेन सेक्रेटरी, हाँ होम सेक्रेटरी, हाँ भाई हमारे होम मिनिस्टर, नहीं फॉरेन सेक्रेटरी है सर, वो विदेश, अच्छा माफ कीजिएगा, फॉरेन सेक्रेटरी, हाँ मार्को जो है, इन्होंने कहा कि अभी तक 300 वीजा ऐसे लोग रद्द कर चुके हैं या उससे अधिक। तो कोर्ट ने कहा कि भाई इस आधार पे तुम उनको भगा रहे हो कि वह लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं और फिलिस्तीन के पक्ष में बातें कर रहे हैं, फिलिस्तीन स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या उन्हें बोलने का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें यहां रह के पढ़ने का अधिकार नहीं? इस तरह से हम किस आधार पर उनको वापस कर सकते हैं? इसलिए अगली सुनवाई तक बहुत लोगों पर वह कार्रवाई बंद कर दी जा रही है। इसलिए ट्रंप भले ही जितना कूदे लेकिन उन पे काफी है और उन्हें संभवतः भारत से सीखना पड़ेगा कि किस तरह से न्यायालय को ध्वस्त करे, तभी उनका संभवतः तीसरी बार यदि संविधान बदल के और न्यायालय को ध्वस्त करके चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, तब ये सब कार्रवाई कर पाएंगे, इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। लेकिन यूनिवर्सिटीज जो हैं अमेरिका की वो दबाव में नजर आ रही है। हार्वर्ड से खबर है कि वहां से 2 प्रोफेसर्स को, जो मिडिल ईस्ट सेंटर के नाम से जो रिसर्च का पूरा उनका बना हुआ है वहां काम किया करते थे, निकाल दिया गया। इससे पहले हमने देखा कि कोलंबिया में और पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी में भी किस तरीके से जो अधिकारी हैं या वहां पे प्रोफेसर हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन अदालत जो है वो ट्रंप को छोड़ नहीं रही है। एक और खबर है, वॉइस ऑफ अमेरिका के कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं ट्रंप। इन लोगों ने 1200-1300 करीब या 1000 से अधिक निकाल दिया था। वॉइस ऑफ अमेरिका बंदी पे था, हालांकि डायरेक्टली जज ने ये नहीं कहा कि उन लोग काम कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका जो बना था बड़े अच्छे काम के लिए बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। और वह इसलिए बना था कि रेडियो के जरिए पूरी दुनिया में खबर दिया जाए, खासकर यूरोप में और आसपास के देशों में, कि नाजी का जो प्रोपेगेंडा हो रहा है स्वस्तिक को लेकर और अपने उसके लेके कि हमारी जीम बनी हुई कि हम दुनिया पे हम कब्जा करें और दुनिया का हम राजा बने और उनको रूल करें, हम ही हैं, बाकी यहूदी वगैरह सब गंदे, उनको मारो, जला दो, खत्म कर दो। इसके विरोध में बना था, हालांकि बाद में इसका काम ठीक उल्टा हो गया, वो बात अलग है। अब वो रूस के खिलाफ करता है, पहले बीच में यूएसएसआर के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता था। लेकिन फिर भी है, जहां तक ट्रंप की जो पॉलिटिकल जर्नी है एज ए प्रेसिडेंट, वह अब इतना आसान नहीं नजर आ रही है। अब एक ही जो आयाम बचा हुआ जनता का मासिव आंदोलन, वह अभी नहीं शुरू हुआ है, जनता की देख रही है। एक्चुअली इंग्लैंड में भी हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है। जी चलिए, आपने इंग्लैंड का जिक्र किया तो मैं गाजा की खबरों की शुरुआत कर रहा हूं और सबसे पहले इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन की खबर ही ले रहा हूं। गाजा को लेकर, या यूं कहूं कि फिलिस्तीन को लेकर मीटिंग करना भी जुल्म हो गया सर। अब ये भी हद की बात है। यूथ डिमांड, इन्होंने सोशल मीडिया पे डाला कि यूथ डिमांड की मीटिंग होगी, 1 दर्जन 2 दर्जन लोग आते, मीटिंग है, कोई प्रोसेशन नहीं था, कोई प्रोटेस्ट नहीं था, धरना वगैरह नहीं था। और रात में 12 बजे जाके पुलिस ने रेड किया और 9 लोगों को पकड़ा, जिसमें 6 लड़कियों को पकड़ा।
3 को सुबह हमें 6 बजे या 7 बजे सुबह में छोड़ दिया, बाकी 3 पता नहीं अभी छुट्टी हैं कि अभी भी अंदर हैं, मुझे नहीं मालूम है। तो यह खुलेआम जो है यह फांसीवादी चरित्र ले रहा है, और यह जो है सो लेबर पार्टी का है, और ये लोग अपने आप को वामपंथी कहते हैं। इसको बार बार याद रखना चाहिए, ये वामपंथी नहीं है, धूर्त है सब। बिल्कुल सही बात। गाजा रिवेरा का समर्थन करो, नहीं तो सबको जो है पतन का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप या यूं कहूं कि व्हाइट हाउस की तरफ से मिस्र को और जॉर्डन को धमकी दी गई है। कंप्लाई और पेरिश जो कहते हैं, और फेस कम कोलैप्स, यानी तुम्हें हम कोलैप्स कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो भाई तुम जो है यदि चाटते रहोगे अपने मालिक को हमेशा, और उसके आधार पर अपनी सत्ता बना कर रखे हो, तो इसकी संभावना तो है। खासकर ये इजिप्ट तो चलते हैं, जॉर्डन का जो राजा अब्दुल्ला जो है अमेरिका के ही मदद से शुरू में अभी तक बने हुए। हालांकि जॉर्डन में बड़ी भारी संख्या में शुरुआती दौर में लाखों लाख जनता सड़क पे निकली थी इनके खिलाफ, और इसके खिलाफ की जो हम उनके साथियों की मिडिल ईस्ट में, खासकर गाजा में जो कर रहे थे, जनसंहार हो रहा था इजरायलियों द्वारा, उसके खिलाफ आए थे। लेकिन ये लोग अपने राजा को हटा सकने में असमर्थ थे, क्योंकि यहाँ पे पूरी अमेरिकी मिलिट्री बेस है, और इसके आधार पर करेंगे तो इसको ये बड़े बेशर्म हैं। ये तो मतलब कहते हैं कि खून के आंसू नहीं, ये बेशर्मी से उसको कहें कि भाई जब अमेरिका ही कह रहा है तो क्या करें, उसका स्वाद लेके अमृत की तरह इस जहर को पी जाएंगे, लेकिन अपनी सत्ता को बरकरार रखेंगे उस इलाके में जहां की बेचारे जो ओरिजिनल लोग उनको भी कष्ट होगा, जो वहां से आएंगे उनको कष्ट होगा। लेकिन यह जो था वो मजाक का बात या केवल प्लान नहीं था, एक्चुअली इसको एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। जी चलिए, लेकिन ईरान तो अभी भी उन्हीं तेवरों के साथ अमेरिका को चुनौती दे रहा है। जो संसद के स्पीकर हैं वो कह रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हमारे ठिकाने पर ब्रिटेन के अड्डे हैं। ये गालीबाफ जो हैं पहले भी इस तरह का स्टेटमेंट दे चुके हैं। इन्होंने कहा था कि हमें जो है परमाणु बम बनाना चाहिए और बड़ी तेजी से बनाना चाहिए। तो इस तरह की, चूंकि स्पीकर है वहां के पार्लियामेंट के, एक महत्वपूर्ण इंसान है, पॉलिटिक्स है वहां के स्टेट के हिस्सा है, इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इन्हीं का वह देके उदाहरण देके और बाद में अमेरिका को एक और बहाना मिलेगा कम करें। यह साफ लग रहा है कि ईरान अभी, जहां तक उसके प्रेसिडेंट की बात है, उसके रिलीजियस सुप्रीमो की बात है, वह लोग अभी जितना भी वो करें लेकिन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आना चाहते। ये क्यों बोल रहा है? ये खुलेआम करे भाई यदि हम पर हमला करोगे तो सोच लो, अमेरिकी सैन्य ठिकाने यानी जो मिडिल ईस्ट में है, अमेरिका की तो बात नहीं कर रहे हैं, उनकी जितने अलाइज हैं, मिलिट्री बेसेज है, वह भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। यह इनको बोलने की जरूरत नहीं है। इनको जो गवर्नमेंट इसको एक प्लान करके कर रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने बातें की थी, ट्रंप ने लेटर भेजा था, लेटर अभी अब सामने आ गया है कि डियर इतना इतना करके तो खामेनी जो है ऐसा ऐसा हमारी मित्रता ये हो वो। अंत में लिखते हैं कि यदि आप नहीं मानते हैं तो इसका बहुत जबरदस्त खामियाना भी भुगतना पड़ेगा और हम पूरी अपनी ताकत लगाएंगे। धमकी पूरा है बिल्कुल। तो इस पे ये कह रहे हैं कि भाई अलग से यदि बात करना चाहते हो, हमसे दोस्ती करना चाहते हो तो करो, लेकिन वो IAEA और E3 के जो पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है उसका हिस्सा हम लोग नहीं बनेंगे। उसका हिस्सा चाहते हो तुम बने तो इसके लिए तुम्हें हमारे ऊपर जितने रिस्ट्रिक्शन है बंद करो और हमको धमकी देना बंद करो। इसलिए इधर से भी इनको इस तरह की धमकियां नहीं देनी चाहिए। जी, एक तरफ तो अमेरिका ब्रिटेन के साथ मिलकर लगातार यमन पर यानी कि हूतियों के इलाके पर हमला कर रहा है, और दूसरी तरफ खबर आ रही है कि यमन के उस इलाके में हवाई पट्टी बना दी गई है UAE के जरिए, जो आता है दूसरे पक्ष के हिस्से में। तो क्या ऊपर से हम मारेंगे और उधर से जो कमजोर हैं हूतियों के सामने उनको जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, और इसमें UAE सऊदी सब शामिल हैं। खासकर UAE उसके मदद से है, सऊदी अरेबिया भी है जिसकी आपने बात की, हवाई पट्टी मायून या पेरीम भी है। और ये सैटेलाइट के पिक्चर से आया कहीं से, ऐसे नहीं पता चला था कि भाई ये एक रनवे तैयार हो चुका है और यहाँ पे सऊदी अरेबिया की इक्विपमेंट भी है। कितना मिलिट्री इक्विपमेंट है नहीं पता, लेकिन हेवी मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं है। लेकिन एक बार जब रनवे बन गया तो, और वह भी मतलब इनके समुद्र से सटे हुए वहां पे बना हुआ है, बाब अल मंदेब है ना, स्ट्रेट कहें या खाड़ी कहें, तो वहां पे ये चीजें हैं। तो
तो यह तैयारियां चल रही हैं, जो कि निश्चित रूप से अमेरिका के कहने से है, इजराइल का भी इसमें हाथ है, और सऊदी अरेबिया तो है, ये यूएई वगैरह, ये लोग यही काम करते हैं। एक्चुअली वहां के विश्व गुरु हो ना हो, वहां के क्षेत्र के, मिडिल ईस्ट के ये लोग गुरु बनने की पूरी कोशिश में हैं, और अमेरिका की मदद से। इनको यह अंदाजा नहीं आ रहा है कि इनके पसंद का चीज नहीं होगा तो वहां के जो भी राजा महाराजा बने पड़े हैं उनको रातों रात अमेरिका निकाल भी देगा। या हो सकता है जिस तरह से इन लोगों ने मदद की हमास को आगे बढ़ाने में, हालांकि हमास ने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू की लेकिन अब बर्बाद करने पर टुके, यही चीजें यहां भी होगी। लेकिन हुती निश्चित रूप से इस चीज को समझ रहे हैं और जो भी ताकत है उसके हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। क्या ये अमेरिका की इस्तेमाल करने के लिए हवाई पट्टी बनाई गई है, क्योंकि वो जो है दूसरे देशों से उड़ उड़ के आता है, उसे दिक्कत ज्यादा होती है? हाँ देखिए, हवाई जहाज का भी अपना एक लिमिटेशन है, खासकर जो एयरक्राफ्ट कैरियर से यानी जहाज से उड़ता है वो बहुत ज्यादा तेल नहीं ले सकता है। इसलिए भी जितना भी यमन पे अटैक हो रहा है, ये लोग अभी यूएई और कतर से होके आते हैं, यानी वहां के लैंड किया, फिर तेल भरा, जो भी काम हुआ फिर गया। वहां पर यूएस का मिलिट्री बेस है, ये सब करवा रहे हैं। हालांकि हुतीज ने यह खुलेआम भी कहा है कई बार कि यदि आप अमेरिका को मदद करते हैं तो आप हमको, हमारे लिए दुश्मन है, हम आप पर भी आक्रमण कर सकते हैं, लेकिन अभी इतनी ताकत नहीं है कि यहां पे ये लोग करें। जानबूझ के उन्होंने ये फ्रंट नहीं खोला हुआ है। इसलिए ये जो है यमन के पास, यदि यमन पर केवल एयर अटैक के अलावा यदि आप ग्राउंड इन्वेजन करना चाहते हैं, समुद्र से करना चाहते हैं, तो पास में हवाई पट्टी और यह मिलिट्री बेस होना जरूरी है, जो ये दूसरे यमन में ये कर रहे हैं। लग रहा है कि जंगबंदी हो जाएगी सर, क्योंकि जो प्रस्ताव मिस्र और कतर ने दिया है, हमास ने तो उस पर सहमति जता दी है, लेकिन नेतन्याहू अमेरिका की तरफ देख रहा है। नेतन्याहू की चाल क्या है क्या नहीं है, देखिए नेतन्याहू तभी तक टिके हुए हैं, वहां के प्रधानमंत्री हैं जब तक युद्ध चल रहा है। वैसे ही जब तक यूक्रेन के राष्ट्रपति युद्ध तक टिके हुए हैं, जेलेंस्की, युद्ध खत्म हो जाएगा तो उनके फिर टिके रहने की संभावना बहुत कम है। तो ये बात हुआ। जहां तक हमास की बात है, वो लोग पहले भी कह रहे थे कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं 50 दिनों के लिए। अब 5 छोड़ेंगे या 10 छोड़ेंगे वो आने वाले समय में पता चलेगा। उसके बदले में इजराइल कितने युद्ध बंदियों को छोड़ेगा कहना मुश्किल है अभी। लेकिन अभी तक इजराइल ने जो एक तरह से बंदी लगा रखी है सारे मानवीय सहायता पर गाजा पट्टी के लिए, और वेस्ट बैंक में जिस तरह से जो इसने हड़कंप मचाया हुआ और सैकड़ों लोगों को मार दिया और हजारों को बेघर कर दिया है, हजारों का समझौता लाख में है, तो उससे यह साफ नजर आता है कि इजराइल इसमें कहीं से भी ईमानदार नहीं है, और अमेरिका तो नहीं है, चूंकि अमेरिका की मदद से इजराइल कूद रहा है। जी चलिए देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, या ये देखते हैं कि कहानी कहां जाकर बदलती है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।